अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है एक दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स में से है। आज हम लोग CSS का ऐसे उसे कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसको सिलेक्ट करने के मुख्तलिफ आइडियाज़ के ऊपर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। हमने CSS के ऐसे को कैसे वे डाउन करना है, हमने 10 चॉइसेस में से एक चॉइस को कैसे सिलेक्ट करना है, हमने कुछ पास पेपर्स को भी देखना है और हमने सिमुलेट ये करना है कि आज हम वाकई वही पेपर अटैम्प्ट करने लगे हैं। हमें ये पता है कि कई दफ़ा बहुत ज़्यादा चॉइस जो है, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका मतलब ये है कि वी आर गिवन सो मच चॉइसेस दैट वी आर अनएबल टू मेक एनी चॉइस एट ऑल। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि जब फ्यूअर चॉइसेस हों, जब थोड़ी चॉइसेस हों, तो इट्स ईजी टू मेक अ डिसीजन। और रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि जब आपके पास एक दो तीन चॉइसेस के अलावा आपके पास 10 ऑप्शंस हों, उनमें से आपने एक चॉइस करनी हो, इट इज़ अ वेरी टीडियस एंड अ पेन्स टेकिंग जॉब टू डू। अदर देन दैट, आप लोगों ने एक बहुत मशहूर मुहावरा सुना भी होगा, या जिसे ईडियम कहते हैं, हॉब्सन्स चॉइस। हैविंग अ वेरी वाइड choice means that you are going to make a Hobson choice, that you don't have any choice at all. हो सकता है कि आपको 10 एसेस 15 एसेस दिए जाएं और उनमें से सारे इक्वली या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव या बहुत ज़्यादा रिपल्सिव हों और आप उसमें से कोई एक भी सिलेक्ट ना कर सकें। इसको इसी तरह इमेजिन करें कि एक आप कार रैली या कार एग्जीबिशन में जाते हैं और वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट पूरी दुनिया की तमाम लेटेस्ट मॉडल की रेसिंग कार्स हैं और तकरीबन उनकी जो फीचर्स हैं उनमें तकरीबन जो है 9.5, 9.8 और 9.6 या 10 तक का फ़र्क है। 10 आउट ऑफ 10 जो हैं वो भी तकरीबन, अगर 100 कार्स हैं तो 80 कार्स 10 आउट ऑफ 10 हैं, बाकी कार्स जो हैं वो 9.8 आउट ऑफ 10 है, 9.5 आउट ऑफ 10 है। नो सिंगल कार इज़ लेस दैन 9.5 आउट ऑफ 10। तो CSS का ऐसे भी तकरीबन इसी तरह का है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी चॉइस है। हम देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर कि हमने उस चॉइस को कैसे जो है एवेलुएट करना है, हमने उस चॉइस को कैसे एसोसिएट करना है अपनी लर्निंग के साथ, किस तरीके से हमने देखना है कि जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है क्या हमने सही सेलेक्ट किया है, अंडरस्टैंडिंग के बाद सेलेक्ट किया है, रीडिंग के बाद सेलेक्ट किया है, क्योंकि उसका अगला स्टेप जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है। अगर हम इस स्टेप के अंदर जो है ये सिलेक्शन के स्टार्ट के ऊपर ही हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक यू लुक एट अ पर्सन एंड यू स्टार्ट असेसिंग दैट पर्सन। आप किसी भी बंदे को देखेंगे अपनी लाइफ में, सबसे पहले आप उसकी बॉडी पोस्चर को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वो कैसा ड्रेसअप है, कैसी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो बोलता कैसे है। उससे आपका इमीडिएटली आपका ब्रेन एक इम्प्रेशन क्रिएट करना शुरू कर देगा। सेम इज़ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे। हम उससे पहले अपना एक लेटेस्ट जो 2022 का पास पेपर है हम उसको देखेंगे, उसके बाद हम इस स्लाइड की तरफ दोबारा वापस आएंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्लाइड फर्स्ट। हमारा CSS 2022 का जो पेपर है हम उसके अंदर उसको अगर डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो पहला टॉपिक है हमने इसको ब्रांच इन करते जाना है। हम मज़ीद टेक्निक्स भी देखेंगे कि हमने इनको कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे कैलिब्रेट करना है, कैसे इनको मुख्तलिफ सबसेट्स में जो है इनको डेजिग्नेट करना है मुख्तलिफ टॉपिक्स को। जब हम उन्हें मुख्तलिफ सबसेट्स में लेके आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी प्रिपरेशन के ऑप्शनल के किस टॉपिक के साथ ये वाला टॉपिक मैच करता है, हमारे कंपलसरी के किस टॉपिक के साथ ये मैच करता है, क्या ये करंट अफेयर्स के किसी टॉपिक के साथ मैच करता है, क्या ये पाकिस्तान अफेयर्स के किसी टॉपिक के साथ मैच करता है, क्या ये इस्लामियात के किसी टॉपिक के साथ मैच करता है। ये बेसिकली मुख्तलिफ सबसेट्स के अंदर हम इसे करते जाएंगे और इस लेक्चर के एंड की सीरीज़ के अंदर हम लोग ये भी देखेंगे कि पास्ट ट्रेंड्स क्या सजेस्ट करते हैं। पास्ट ट्रेंड्स ये सजेस्ट करते हैं कि हर साल सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर तकरीबन 30% ऑफ द ऐसे पेपर ज़रूर आता है। लेट्स सी दैट। आजकल जो है लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो ग्लोबलाइजेशन और डिजिटाइजेशन ऑफ द मार्केट्स के ऊपर चल रहा है।
जो पहला जो है टॉपिक है, एन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। एक पहला टॉपिक ये है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये हमारे लोकल जो है करंट अफेयर से भी डील करता है, पाकिस्तान अफेयर्स से भी डील करता है, पॉलिटिकल साइंस से भी डील करता है, और इंटरनेशनल रिलेशन से भी ये डील करता है, क्योंकि वहाँ भी डिजिटल डेमोक्रेसी का जो है कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिटिक्स ऑफ चाइना। ये प्योरली आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स का टॉपिक है। उसके बाद है इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ये एक कोटेशन बेस्ड ऐसे है। पहले हम इनको स्पीडली देखेंगे इन टॉपिक्स को, उसके बाद हम इनको एसोसिएट करेंगे आज के लेक्चर के साथ। उसके बाद है ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये भी एक इंटरनेशनल आईआर का है टॉपिक। इससे पहले जो था ग्लोबल ट्रेड, ये भी आईआर का टॉपिक है। एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ये भी आईआर का टॉपिक है। अब आप देख रहे हैं कि 3 टॉपिक्स तो आईआर के आ गए हैं। उसके बाद है द कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स राइट्स मूवमेंट्स। ये आपका करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है। उसके बाद है वर्ल्ड फूड सिस्टम्स, द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये आपका एक तरह से करंट अफेयर्स का भी कह सकते हैं और आईआर दोनों का है, लेटेस्ट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ इट इज़ करंट अफेयर्स। उसके बाद है इज़ देयर सच अ थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म। ये एक जो है आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। उसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये एक बहुत ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक इशू है। उसके बाद है हाउ इज टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय द मास मीडिया। ये भी हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है। तो इस पेपर को अगर हम डिसाइफर करें तो हमें ये पता चलता है कि हमारे 1 2 3 4 टॉपिक्स तो आपके जो हैं तकरीबन 4 टॉपिक्स जो हैं वो आईआर के हैं। आपके 2 टॉपिक्स जो हैं वो तकरीबन 2 टॉपिक्स जो हैं वो कोटेशंस पे हैं। आपके ये सोशो इकोनॉमिक जो है वो भी तकरीबन करंट अफेयर्स का ही होता है। 3 टॉपिक्स जो हैं वो आपके करंट अफेयर्स के हैं। सिर्फ एक टॉपिक एक ऐसा है जो कि आपका, या आप उसको लेके आना चाहिए, डिजिटल डेमोक्रेसी सोशल मीडिया, ये भी आपका एक तरह से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि आपके करंट अफेयर्स के 4 टॉपिक्स हैं जो कि आप करंट अफेयर्स की जब अपनी अखबारात की या न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे होते हैं या आप मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली आपका जो है ऐसे का ब्रेक डाउन है। हमने जब इन टॉपिक्स को देखना है, अपने कहता है इसको सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हमने बहुत सारे चेक लिस्ट को फुलफ़िल करना है। ठीक है, हमने ये देखना है कि ये चेक लिस्ट क्या है और हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। हमने जब टॉपिक को अटेम्प्ट करना है तो हमने उसकी चेक लिस्ट को भी देखना है कि ये किन किन चेक्स के मुताबिक अपीयर हो रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम किसी तरीके से तमाम टॉपिक्स को समझने की पोजीशन में हों। जब हम ऐसे सिलेक्ट कर रहे हों तो वो हम इतने मेटिकुलस, इतने केयरफुल होकर करें कि हमारे से कोई गलती ना हो और हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सोल्यूशन की तरफ जाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले जब हमने ऐसे का पेपर हमारे सामने आएगा, उस टाइम ये ऐसे का पेपर हमारे सामने आया। अब हमने हर इंडिविजुअल चॉइस को, इंडिविजुअल टॉपिक को बहुत क्लियरली पढ़ना है। हमने कितना क्लियरली से पढ़ना है? हमने इस तरह पढ़ना है, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना। ये 2022 के अंदर एक जो है हमने इसे बहुत क्लोजली पढ़ना है। एक टॉपिक की प्रॉम्प्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये एक पूरी नई डोमेन है। उसके बाद ट्रेड पॉलिसीज़ आ जाती हैं और ये स्पेसिफिक हैं एक कंट्री के। हमने इसमें पहला लिंक जो डेवलप करना है, हमारे जहन में फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि ये टॉपिक बात कर रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में।
और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है ये रिवॉल्व कर रही है, ट्रेड पॉलिसीज़ भी हैं इसमें शामिल। एक तो ये डायमेंशन है, दूसरी डायमेंशन जो है वो सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड डायमेंशन जो है। उसके बाद जो इसकी थर्ड डायमेंशन है वो है चाइना स्पेसिफिक, ये भी एक डायमेंशन है। तो यहाँ इसका मकसद ये हुआ कि हमें तो एक पूरी वर्ल्ड असेसमेंट देनी पड़ेगी। हमने पॉलिटिक्स की, ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या हो रही हैं और उनके नतीजे में क्या ट्रेड पॉलिसीज़ आ रही हैं, उसके अलावा उन ट्रेड पॉलिसीज़ में चाइना कैसे फैक्टर इन करता है। अब चाइना का रिस्पॉन्स जो है वो इन ग्लोबल पॉलिटिक्स और ट्रेड पॉलिसीज़ से रिलेटेड कैसा है, हमने ये मुख्तलिफ जो है एस्पेक्ट्स को एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। ये बहुत क्लियर ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली नहीं पढ़ेंगे तो हम जो इनसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग इमीडिएटली हमारे माइंड में आएगी, हम उनको मिस कर जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसमें। उसके बाद अब पहला स्टेप तो ये है कि हमने ये मुख्तलिफ 10 टॉपिक्स देख लिए। ठीक है, रीड वर्ड बाय वर्ड हमने सारे पढ़ लिए, और इस दौरान इमीडिएटली हमारे जहन में ये भी आता जा रहा होगा कि हमने इनमें से कितने प्रिपेयर करने हैं या कर चुके हैं, अब तक किन पे हमने काम किया हुआ है, और कोई हो सकता है इनमें से कोई इतना अट्रैक्टिव हो जिसके ऊपर हम कह सकते हैं। हमने देखना है, टॉपिक शिफ्ट कर लेने हैं जो हमने पहले से प्रिपेयर किए हुए। हमें पता है कि एक प्रिपेयर्ड की लिस्ट होगी और एक वो होंगे जिन्हें हमने इम्प्रोवाइज़ करना है वहाँ बैठ के। वो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमने डायरेक्टली प्रिपरेशन तो नहीं की। मसलन हमने हो सकता है डायरेक्ट प्रिपरेशन की हो क्लाइमेट चेंज पे, मगर ये टॉपिक जो है ये कहता है नहीं आया। ठीक है, या अगर आया है तो क्लाइमेट चेंज के आगे उसने कोई नई चीज़ ऐसे एंटर कर दी है जो कि उस डायमेंशन को कवर नहीं करता। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग विथ, इसको लिख लेते हैं दोबारा नीचे, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग मिथ। हो सकता है कि हमने खाली क्लाइमेट चेंज और उसके रेपरकशंस पे पढ़ा हो। हमें तो इस ऐसे में ये बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, या हो चुका है, या होने जा रहा है, मगर हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग एक मिथ हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है, पहले ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में इसको काफ़ी अर्से तक कहा जाता रहा, उसके बाद जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ये क्लाइमेट चेंज के तौर पे डेजिग्नेट हो गई है। ठीक है, अब हमने ये लिस्ट एक बना लेनी है, या हमारे जहन में हमने मार्क कर लेना है, कट करते जाएंगे। हमने देखना है कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने प्रिपेयर किए हुए हैं, हमने उनको जो है टिक कर देना है। अगर ये 1 2 3 4 5, और हमने ये भी देखना है इनमें से कौन से ऐसे हैं जो बहुत अट्रैक्टिव है, जिनके ऊपर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग आराम से कर सकते हैं। हम उसके आगे ए लिखना चाहें हम वो लिख सकते हैं, और जो पसंद नहीं है उसका हम बी लिख देंगे। अब कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हम इम्प्रोवाइज़ करना चाह रहे हैं। इम्प्रोवाइज़ मतलब जैसे है ह्यूमन डेवलपमेंट, एक टॉपिक आ गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। अगर ये टॉपिक आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है। हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे प्रिपेयर किया हुआ है, अब हमने इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को भी जस्टिफाई करने के, जब जब ह्यूमन डेवलपमेंट होती है तब तक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आती है। ये इकोनॉमिक वाइस वर्सा है कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आती है तो उससे ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, मगर यहाँ ये भी मीनिंग लिया जा सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो हर्ट होती नहीं, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हर्ट होती है। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट कंटिन्यूस कर होती जाए तो उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है, सस्टेनेबिलिटी जो है वो हर्ट हो सकती है। इट कुड बी एनीथिंग लाइक दैट।
हमने इसको इम्प्रोवाइज़ करने की हमें ज़रूरत पेश आ सकती है। और मैं यही पहले भी दोहरा चुका था, अब दोबारा दोहराऊँगा एक दफ़ा, कि इस स्टेज के ऊपर भी हम लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट कोई ऐसा ऐसे हो जो प्रिपेयर्ड हो या किसी पे इम्प्रोवाइज़ करना पड़े। हमारा ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी प्रिपेयर्ड ही की तरफ जाएं। हमारी कोशिश होगी कि हम उसकी तरफ जाएं जो हमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर हमने उससे पहले पे प्रिपेयर किया हुआ है तो ये तो बहुत अच्छा है। प्रिपेयर्ड है तो इसका मतलब है कॉन्फिडेंट हैं हम। उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करेंगे, उसके बाद उसकी आउटलाइन लिखने में हमें आसानी आएगी। उसके बाद हम उसका इंट्रो और जो इंट्रो प्लस ये राइटअप, इसकी तरफ रमा दवा हो जाएंगे। तो हमने हर ऐसे टॉपिक को शिफ्ट करना है ये जहन में रखते हुए कि क्या हमने इसमें से किसी एक चीज़ को, किसी एक एस्पेक्ट को प्रिपेयर किया है या नहीं किया। अगर हमने प्रिपेयर किया है तो हमें उस तरफ जाना चाहिए ताकि वो हमारे पास वहाँ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, हमारे पास ज़्यादा मटेरियल होगा। हो सकता है कि हम इस ह्यूमन डेवलपमेंट के ऐसे को अटेम्प्ट कर रहे हों, हमारे पास ग्लोबल फिगर्स ना हों, रीजनल फिगर्स ना हों, हमारे पास सार्क की कोई फिगर्स ना हों, हमारे पास आसियान की ना हो, हमारे पास नॉर्थ अफ्रीका की ना हो या नॉर्थ अमेरिका की ना हो, हमें एग्रीमेंट्स का ना पता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम उस एस्पेक्ट को कवर करेंगे, उस टॉपिक को कवर करेंगे जिसके ऊपर हमारी ऑलरेडी ग्रिप होगी, वो और ऑलरेडी कंफर्टेबल ऑन टू इन दैट। अगर हम इस तरीके से नहीं करेंगे तो बिलीव यू मी, हम हो सकता है कि हम अपना बहुत बेस्ट जो डिलीवर कर सकते हैं ऐसे वाले पेपर के दिन, उस दिन हम अपना बेस्ट डिलीवर ना कर सकें। उसके बाद अब हमने देखना है कि ये टॉपिक रिलेट किससे करता है। ये आपकी किसी पॉलिटिकल सिचुएशन से लिंक करता है, ये आपकी किसी इकोनॉमिक जो है उसका लिंक क्या बनता है। लेट्स लुक ऑन टू दैट, लेट मी रब दिस। हमने चेक करना है कि ये टॉपिक रिलेट करता है, उसका कोई लिंक है पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ ऑफ द कंट्री। सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर हम लोग बहुत रेगुलरली पढ़ रहे होते हैं, करंट अफेयर्स में पढ़ रहे होते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ रहे होते हैं। हमारे 2-3 ऑप्शनल जो हैं वो तकरीबन हर साल सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ ज़रूर लिंक होते हैं। या तो जेंडर स्टडीज़ होता है, या उसके अलावा हमारी क्रिमिनोलॉजी होती है, या उसके अलावा हमारी सोशियोलॉजी होती है, जर्नलिज्म होते हैं। हमारे पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ जो है हमारे कहता है काफ़ी सारे टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं जो हर साल अपीयर हो रहे होते हैं। हमने देखना है कि ये जो 10 टॉपिक्स हैं उनमें से 10 टॉपिक्स में से कितने टॉपिक्स जो हैं वो इसके साथ रिलेटेड हैं, पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक। इनमें से कोई डेमोक्रेसी पे पिछले साल 2022 में आ गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे आ गया है, उसके बाद जो है वो चाइना से रिलेटेड आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये मार्जिन है कि अगर हम पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग जो हैं इन 10 टॉपिक्स में से हर टॉपिक को जो है अच्छी तरह से हम उसे इम्पोर्टेंस दे के प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये कर चुके हैं। और हमने सिलेक्शन जो करनी है वो बहुत कहते हैं ना गौर व फिक्र के बाद करनी है, और यही प्रोसेस हमने यूज़ करना है। उसके बाद हमने देखना है कि हमने कौन से टॉपिक रिसेंटली प्रिपेयर किए। रिसेंटली प्रिपेयर किए टॉपिक्स के अंदर आपकी अगर डेप्थ है, आपकी ज़्यादा एक्सरसाइजेस हैं, जैसे अगर आपने रिसेंटली एक टॉपिक अभी इसी साल जो है आपने अपने टीचर को लिख के चेक करवाया है, वो है इमेजिनेशन इज़ बेटर देन नॉलेज। ये एक टॉपिक है। अगर ये आपने टॉपिक लिख के दिखाया हुआ अपने टीचर को रिसेंटली, तो मैं आपको ज़रूर इनकरेज करूँगा कि आप इसकी तरफ ज़रूर जाएं। उसकी वजह है कि जो आपको मतलब इनकम्बेंसी या अभी रेलिवेंसी और क्लोजनेस जो है, प्रॉक्सिमिटी, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। प्रॉक्सिमिटी का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आपने लेटेस्ट उसे अटेंड किया है, दैट विल हेल्प। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने अब देखना है, अब हमने ऐसे टॉपिक्स तो देख लिए और हमने उनको देख लिया कि सोशियो पॉलिटिको। अब यहाँ एक चीज़ बतानी ज़रूरी है, इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। आई डोंट वांट टू से दैट यू शुड ऑलवेज बी अटेम्प्टिंग सोशियो
इकोनॉमिक इश्यूज। नो, मेरा ये कहने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे अटैम्प्ट करें। मेरा यहाँ कहने का मकसद ये है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हों, प्रिपेयर्ड, पहले से प्रिपेयर्ड हैं आप। उसके अलावा आपने इम्प्रोवाइज़ अच्छा कर सकते हैं, आपको लग रहा है, आपने देखा है कि इसके अंदर क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आपके पास हैं, जहन में है, तब जाके आपने किसी भी टॉपिक की तरफ, वो हो सकता है आईआर का हो, वो हो सकता है कहता है कोटेशन हो, हिस्ट्री का टॉपिक हो, या कॉन्स्टिट्यूशन पे हो, ये किसी एक चीज़ पे भी हो सकता है। यहाँ कहने का मकसद ये है कि आपने अपनी मर्ज़ी के टॉपिक के ऊपर जो कि आपको कंफर्टेबल तरीन लगेगा, आपने उसके बारे में सोचना है और यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट। और अदर देन दैट आपने उस पर ये भी देखना ज़रूर कि आपके लिए ज़्यादा आसान कौन सा ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए। उसके बाद जब आपने ब्रेनस्टॉर्म एक दफ़ा कर लिया तो नाउ द स्टेप कम्स टूवर्ड्स योर, आपने ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना है हम उसको लेक्चर में देखेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को जनरेट करते हैं रैंडमली। यू आर कॉन्स्टेंटली राइटिंग डाउन एवरी सिंगल आइडिया, फिर आप उसके लिंकेजेस बनाते हैं। उन लिंकेजेस को बनाने के बाद आप आगे जाके उसको आउटलाइन की शेप देते हैं। उसके बाद आपने एनालाइज करना है कि हमें पसंद आ जाते हैं 2 टॉपिक्स। हम एक तो कहते हैं, अब ये रैंडमली मैं बता रहा हूँ कि 1 साल का हम कह देते हैं कि IMF डील फॉर पाकिस्तान इज़ अ डिज़ास्टर। ये एक टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया है। और दूसरा ये है, एक टॉपिक ये सिलेक्ट हमने कर लिया, ये हो सकता है सेकंड ऐसे हो। उसके बाद हमने एक टॉपिक कोई 5वां है, हमने इसको कर लेते हैं। और ये बेसिकली ये है कि पाकिस्तान स्टेट इंस्टीट्यूशंस आर वीक। हमें इनमें से सबसे ज़्यादा जिसके बारे में हम अपडेटेड हैं, वो अगर IMF की डील है तो हमें उस तरफ जो है ऐसे को सिलेक्ट कर लेना पड़ा चाहिए। और हमने ये भी देखना है कि इसे हमें कितनी ज़्यादा ब्रेड्थ जो है प्रोवाइड करेगा। हमें जैसे ही इस ऐसे को सिलेक्ट करना है IMF की डील से रिलेटेड, हमने इसमें देखना है कि हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है कितनी हद तक, क्या हमने इसको पहले प्रिपेयर किया है, हमने चेक करते जाना है क्या हमने इसको पहले प्रिपेयर किया है, हमने सही केयरफुली रीड किया है इस ऐसे को, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद क्या हमने पहले प्रिपेयर किया है, इसको स्टिक कर देना है। हमने देखना है कि यह क्या हमारा पॉलिटिको सोशियो इकोनॉमिक के साथ इशू के साथ रिलेटेड है, हमने उसको टिक कर लेना है। और क्या ये लेटेस्ट टॉपिक है जो हमने प्रिपेयर किया है, हमने इसको टिक कर लेना है। उसके बाद हम क्या इस पर ब्रेनस्टॉर्म ईजिली कर सकते हैं, हमने इसको टिक कर लेना है। फिर उसके बाद है कि क्या हम इसकी आउटलाइन आराम से बना सकेंगे, अगर येस है तो हम इसको टिक कर लेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट एट कहते हैं ना, नाउ वी आर डन विद, ऑलमोस्ट डन विद द सिलेक्शन ऑफ आवर ऐसे। उसके बाद हमने ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ, और हमने ये देखना है कि क्या ये सिंगल पॉइंट ऐसे है या मल्टीपल पॉइंट ऐसे है। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि सिंगल पॉइंट ऐसे होना और मल्टीपल पॉइंट ऐसे होना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपने ऐसे किए टॉपिक को सही पढ़ा है और आपको समझ लगी है कि ये एक सिंगल पॉइंट ऐसे है, हो सकता है आपको उसके ऊपर 1 आइडिया का पता हो, 2 आइडिया का पता हो, मगर इनकरेज मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये करता हूँ कि आपने ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जो कि थोड़ा जनरलाइज्ड हो और आपको मैनूवरिंग के ज़्यादा चांसेस देता हो। अगर आपको एक ऐसा टॉपिक में दिया जाता है जिसमें आपके पास मैनूवरिंग के चांसेस ज़्यादा नहीं हैं, बिलीव यू मी, यू वोंट बी एबल टू डू दैट। आप इतनी ज़्यादा आसानी से उसको हल नहीं कर सकेंगे। हम यहाँ अपना लेक्चर एंड करते हैं, विल बिगिन अगेन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। लास्ट टाइम हमारा लेक्चर जो था वो ऐसे टॉपिक की सिलेक्शन के ऊपर था, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम का जो ऐसे की जिस्ट है, जो हमारे लेक्चर की जिस्ट है, उसको मैं रिकाउंट करता चलूँ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हमने ऐसे टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करना है। आज की स्लाइड्स आपके सामने विजिबल हैं। हमने तमाम टॉपिक्स को केयरफुली पढ़ना है,
हमने देखना है कि तमाम ऐसे टॉपिक्स को हमने सही तरीके से, क्या उनमें से कुछ प्रिपेयर किया हुआ भी है टॉपिक या नहीं किया। उसके बाद हमने देखना था कि जो है वो पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक इशूज़ से रिलेटेड तो नहीं है ये टॉपिक। उसके बाद हमने देखना है कि हमने रिसेंटली कितने टॉपिक्स प्रिपेयर किए, क्या ये उनसे मिलता जुलता भी है या नहीं है। उसके बाद हमने देखना ये है कि क्या अगर 3 टॉपिक्स हैं जो कि हमें लग रहे हैं कि हमने प्रिपेयर किए हुए हैं, तो उनमें से हम कितने के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। हम 1 पे कर सकते हैं या हम 2 के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनली हमने एक सेलेक्ट करना है। हमने एनालाइज करना है कि विच एसेस आउटलाइंस वुड बी इजी टू राइट। हमने ये भी देखना है कि किस ऐसे की आउटलाइन लिखना हमारे लिए आसान है। हमने अगर एक ऐसे टॉपिक सेलेक्ट किया है तो हमने उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग को भी देखना है। उसके बाद हमने आउटलाइन को भी देखना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद हमने अगला जो इसके बारे में करना है वो स्टेप जो है वो ये है कि हमने चेक करना है, चाहे हम इसको स्टार्ट में देख लें या इसको एंड पे देख लें, इस वाले स्टेप को चेक वेदर द सिलेक्टेड, ये सिलेक्टेड है, चेक वेदर द सिलेक्टेड ऐसे टॉपिक इज ए 1 पॉइंट ऐसे और अ मल्टी पॉइंट ऐसे। एक 1 पॉइंट और मल्टी पॉइंट ऐसे जो है उसका फ़र्क जान लेना ज़रूरी है। जैसे 1 पॉइंट ऐसे है पाकिस्तान इकोनॉमिक, ये मल्टीपल पॉइंट ऐसे टॉपिक है प्रॉब्लम्स, ये है मल्टीपल पॉइंट, बहुत ब्रॉड। अब आप इसको पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को आईएमएफ से रिलेट कर सकते हैं, इंपोर्ट से रिलेट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेट कर सकते हैं, करप्शन से रिलेट कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल से रिलेट कर सकते हैं। इसको मैं अगली एक स्लाइड में एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आपको अच्छा आइडिया हो जाए कि हम लोग इसके अंदर क्या जानना चाह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। हम इसके अंदर मुख्तलिफ 1 नहीं 2 3 4 5 6 7, यहाँ इतना स्पेस नहीं है मगर फिर मैं मेंशन ज़रूर करूँगा। हम इधर बेतहाशा रीजंस मेंशन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स किस किस वजह से है। इसमें इंडस्ट्री भी है, इसमें पॉपुलेशन भी है पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स की वजह, उसके अलावा इसमें जो है ह्यूमन कैपिटल भी है, उसके अलावा इसमें करप्शन भी है, एट्सेट्रा। ये एक है मल्टीपल पॉइंट ऐसे टॉपिक। क्या है ऐसे टॉपिक? पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। हमने कोशिश ये करनी है कि सीएसएस के ऐसे का टॉपिक ऐसा सेलेक्ट किया जाए हमेशा जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रूम फॉर मैनूवर, ज़्यादा से ज़्यादा समरसॉल्ट कलाबाजियाँ लगाने का, ज़्यादा पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा रीजंस देगा, ज़्यादा जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। अगर हम एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा जस्टिफिकेशन हमें प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देता, तो क्या होगा? हो सकता है कि हम उसमें सबसे अच्छे हों, उसमें भी मैं आपको रोकूंगा नहीं या आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने ये ऐसे का टॉपिक स्टूडेंट्स अटेम्प्ट नहीं करना। मैं उसमें ये कहूँगा कि अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं तभी आप उसकी तरफ जाएं, वरना इट्स ऑलवेज गुड टू हैव गो फॉर अ सेफ बेट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आपके पास हों, ज़्यादा से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आपके पास हों, ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस आपके पास हो। अब इस एक जनरलाइज मल्टीपल पॉइंट ऐसे के बाद हम एक जो है सिंगल पॉइंट ऐसे देखते हैं, और वो सिंगल पॉइंट क्या है कि हम कहते हैं कि करप्शन हैज़ led to Pakistan's economic problems। अब यहाँ ये याद रखिएगा ये एक सिंगल पॉइंट ऐसे है, आपने हर चीज़ करप्शन के एंगल से जस्टिफाई करनी है। आपने ये जस्टिफाई करना है कि पाकिस्तान में करप्शन है उसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं है। आपने ये जस्टिफाई करना है कि पाकिस्तान में करप्शन है उसकी वजह से कभी लोग मेरिट के ऊपर रिक्रूट नहीं होते। करप्शन की वजह से लोगों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के पीछे भागना पड़ता है, वो जब तक उसमें कोई ब्राइब नहीं देते उनको अच्छी पोस्टिंग्स या उनको उनकी कंपटीशन के मुताबिक या कम्पिटिटिवनेस के मुताबिक उनको कोई जॉब ऑफ़र नहीं होती।
करप्शन की वजह से लोग जो हैं कहता है जो है सरकारी या गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। जब गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ को नुकसान पहुंचाते हैं तो गवर्नमेंट अर्निंग नहीं करती। जब गवर्नमेंट अर्निंग नहीं करती तो गवर्नमेंट्स जो है वो स्पेंडिंग नहीं करती। मगर ये पॉइंट है सिंगल पॉइंट ऐसे, ये सिंगल पॉइंट ऐसे है। हो सकता है आप इसमें सबसे अच्छे हो, आपके पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है, उसे TI लिखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, आपके पास उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट्स हों, आपके पास ये सारे रिपोर्ट हो कि पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल कितना पैसा जो है इम्बेजल होता है या कितना पैसा स्क्वांडर हो जाता है जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये करप्शन की वजह से जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती। इंडस्ट्री के अंदर करप्शन की वजह से स्पीड मनी लोग जब मांगते हैं तो उसकी वजह से आपके मुल्क में जो है वो इंडस्ट्री नहीं आ पाती। जब आप लोग स्पीड मनी मांगते हैं तो आपके उसकी वजह से आपके मुल्क में जो है किसी किस्म की मज़ीद जो है कहता है रिमिटेंसेस लोग भेजना बंद कर सकते हैं। आपके मुल्क में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। उसके अलावा आपकी एग्जिस्टिंग डील्स जो हैं उसमें गवर्नमेंट को बिलियंस के लॉसेस होंगे। ये बेसिकली पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को के साथ लिंक करने का एक तरीक़ाकार है। मगर यहाँ रखिएगा कि यू हैव टू वियर द ग्लासेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस ऑफ ओनली वन सिंगल पॉइंट एंड दैट इज़ करप्शन। कि आपने एक ही ग्लास लगा के एक ही पर्सपेक्टिव से आपने ये सारा मैटर जो है वो डिस्कस करना है पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। मैं यहाँ से मैं ख़ास से शायद उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स को समझाने की पोजीशन में हूँ या आप लोगों को समझ आई होगी थोड़ी हद तक कि जब आप सिंगल पॉइंट ऐसे को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब है कि यू आर कंस्ट्रेनिंग योर चॉइसेस। अगर आप मल्टीपल पॉइंट ऐसे को सिलेक्ट करेंगे तो आप अपनी चॉइसेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। लेट्स अभी हमने एक ऐसे इससे पहले भी डिस्कस किया था और उसकी तरफ हम अगर आते हैं तो ये सिंगल पॉइंट ऐसे जो है ये आपका कोटेशन बेस्ड मैक्सिमम तो ऐसे होते हैं। कोटेशन क्या है? इमेजिनेशन इज़ बेटर देन नॉलेज, ठीक है ना। इमेजिनेशन या इज़ देयर एनी सच थिंग्स सच एज कंज्यूमर एथिकल कंज्यूमरिज्म, ये भी एक टॉपिक है, मैं इधर लिखता हूँ। ये पिछली दफ़ा है इज़ देयर 2022 में। ये एक सिंगल पॉइंट ऐसे है। उसके बाद एक दफ़ा ये भी आया है इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, ये भी सिंगल पॉइंट ऐसे है। इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। हम जब पास्ट पेपर्स का रिव्यू देखेंगे तो हम ये एंगल इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर डिस्कस करेंगे कि क्या ये मल्टीपल पॉइंट ऐसे है या सिंगल पॉइंट ऐसे है। यहाँ मैं ना थोड़ा सा एनेक्डोटल एविडेंस आपको देना चाहता हूँ। मैंने तीनों अटैम्प्ट्स थी CSS की और तीनों अटैम्प्ट्स मेरी जो है वो क्वालिफाई हुई और मुख्तलिफ सर्कमस्टांसिस में हमेशा क्वालिफाई होती गई। आई हैव दिस बेनिफिट कि मेरी CSS की कभी कोई अटैम्प्ट जो है वो फेल नहीं हुई। मैं फ़र्स्ट टाइम अपीयर हुआ था और क्वालिफाई किया था 2008 में। उसके बाद 2010 में भी क्वालिफाई किया, उसके बाद 2011 में भी किया। आई वांटेड टू चेंज माय ग्रुप। एक दफ़ा मैंने ज्वाइन नहीं किया, दूसरी दफ़ा मैंने ज्वाइन कर लिया, थर्ड टाइम मैं इम्प्रूव करके मैं IRS में 63rd पोजीशन पे आ गया। मगर अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ ऐसे अटैम्प्ट करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडेंट्स को कि भाई अगर आप सिंगल पॉइंट ऐसे अटैम्प्ट करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। सिंगल पॉइंट जो है, सिंगल पॉइंट ऐसे को अटैम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि यू आर गोइंग टूवर्ड्स फेलियर। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी चॉइसेस को कंस्ट्रेन करना चाह रहे हैं अगर सिंगल पॉइंट ऐसे को अटैम्प्ट करके, तो यू मे फील एग्जॉस्टेड, यू मे फील फैमिश्ड। ठीक, फर्स्ट टाइम आया जब ऐसे तो 2008 में था, कैन वी प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड टाइम पे था, ये है डायलॉग इज द बेस्ट वे
टू कम्बैट टेररिज्म। और थर्ड टाइम जो था वो था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस। सिर्फ ये 2008 की जो अटैम्प्ट है, इस टाइम ये एक ब्रॉड टॉपिक था। उसके बाद दोनों अटैम्प्ट्स में बड़ा नैरो टॉपिक रहा। मतलब आप इसको देखेंगे डायलॉग वाले को, तो यहाँ मैंने सिर्फ ये बताना है कि टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए डायलॉग बेस्ट है, ये नैरो टॉपिक है। मगर मुझे यहाँ ये भी बताना है कि टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए बेतहाशा कोशिशें की जा चुकी हैं पूरी दुनिया में। हम लोगों ने पावर भी यूज़ करके देख ली, हमने सैंक्शंस भी लगा के देख ली, हमने कहता है उसके अलावा जो है उसका घेराव भी करके देख लिया, हमने ब्लॉकेड करके देख लिया। मगर उसके बाद अचानक हमारे जहन में ये आया कि नहीं, ये कोई पॉलिसी काम नहीं कर रही, हमें फ़ाइनल पॉलिसी जो है वो जो है डायलॉग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मुझे अभी भी याद पड़ता है कि जब ये मैं ऐसे लिख रहा था तो सबसे ज़्यादा मेरे जहन में जो एग्ज़ाम्पल आ रही थी वो आ रही थी कहता है पैलेस्टाइन की, कि देखें यार इसराइल ने उसके साथ तकरीबन हर लेवल के ऊपर हर तरह से मैनूवर करके देख लिया। मगर फिर भी इसराइल जो है उसको एक दफ़ा ये ज़रूर जहन में आया कि नहीं, मैं इनके साथ कोई जो है ओस्लो रिकॉर्ड्स जो है किसी किस्म की कोऑपरेशन स्टार्ट कर दूँ, कोई डायलॉग शुरू कर दूँ। ऑल्दो आई डू हैव द अपर हैंड, मगर समा वो उनकी जो जेन्युइन स्ट्रगल है उसको कहता ना वो कर रहा था टेररिज्म में, उसको ब्रांड कर रहा था, उसे कहते कि टेररिज्म है। तो टेररिज्म को अगर हमारा एक जेन्युइन स्ट्रगल को कोई सप्रेस नहीं कर सका, तो दूसरी स्ट्रगल जो है जो जो टेररिज्म है, जो कि आपको पॉलिटिकली आपको मफलूज करना चाहती है, आपको पॉलिटिकली जो है कंस्ट्रेन करना चाहती है, आप उसको पॉलिटिकली आपको सरकमवेंट करना चाहती है आपके चांसेस को, तो यहाँ हमारे पास डायलॉग से अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान के केस का मैंने उसमें मेंशन किया। नेवरदलेस मुझे एक दो दफ़ा अपने ऐसे लिखते हुए महसूस हुआ कि आई हैव गॉन एस्ट्रे, मैं अपने टॉपिक से जो है वो डाइवर्ट हो गया हूँ। मगर नेवरदलेस जो ऐसे की फॉर्म है उसमें मुझे हेल्प हुई, मैंने लैंग्वेज को क्लियर रखा एंड आई डिड क्वालिफाई दैट। ये यहाँ बताना इसलिए ज़रूरी है। सेम गोज़ फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस। 2010 के फ्लड्स आए हुए थे, 2011 के अंदर अटैम्प्ट ली, तब उससे रिलेटेड ये था कि गवर्नमेंट में ये पूरे पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, नुकसानात हुए हैं। अब उससे रिलेटेड मेरे पास इतने ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स तो थे नहीं, मगर फिर भी मेरे जहन में ये ज़रूर था कि मैंने इसका स्ट्रक्चर को कैसे हैंडल करना है। मैंने बताना है कि पाकिस्तान का 1/3 एरिया जो है वो फ्लड हो गया है, कौन सा एरिया जो है वो उसमें लैंड कहता है वो वाटर लॉगिंग और सेलिनिटी के इश्यूज़ हैं, कहाँ क्रॉप्स ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि वहाँ वाटर जो है ड्रेनेज नहीं हो सकेगा, किन इलाकों में फ्लैश फ्लड्स की वजह से ज़्यादा डैमेज आया है और गवर्नमेंट ने वहाँ कैसे एक्शंस किए हैं। यहाँ ये बताने का मकसद मैं दोबारा एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि आई डोंट वांट यू टू कंस्ट्रेन और रिस्ट्रिक्ट योर चॉइसेस। आपने जब ऐसे को अटेम्प्ट करना है तो यू हैव टू एक्सप्लोर एज मैनी ऑप्शन एज पॉसिबल। अगर आप अपने चांसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं तो यू आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट योर चांसेस। अगर ऐसे की सिलेक्शन के ऐसे के मवाद को जो आपको अवेलेबल है, जो कि आपने हल करना है अपना ऐसे का पेपर, अगर आप अपने ऐसे के पॉइंट्स जो हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं उन्हीं को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी सक्सेस जो है ऐसे की उसको भी रिस्ट्रिक्ट करें। God will help all of us. It has always been very kind to us. मगर हमें उससे ज़्यादा ये कहते हैं ना गॉड को आजमाने से ज़्यादा अपने इस मेथड को आजमाना चाहिए कि हमने किस तरीके से इस मेथड को फॉलो करके अपने ऐसे को जो है वो सिलेक्शन को इजी बनाना है। अगर हमने इसको इजी ना बनाया तो गॉड फॉरबिड हम किसी तरीके से इसको एक्सेल नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम थोड़ा ये भी देखना चाहते हैं कि हमें हो सकता है कि 2 से ज़्यादा टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ जाए या 2 टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट करना पड़ जाए। वहाँ भी यही रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले कि कौन ज़्यादा मल्टीपल पॉइंट्स रखता है और कौन सिंगल पॉइंट्स रखता है। उसके बाद हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स भी देख लेने हैं। हमने एक दो टॉपिक्स को पढ़ने के बाद अंदाज़ा कर लेना है कि इनमें से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा अपील कर रहे हैं हमें। ये तकरीबन रीगर्गिटेट ही हो रही हैं, पुरानी चीज़ें ही रिपीट हो रही हैं। यहाँ बताने का मकसद ये है, अभी हम दोबारा 2022 का पेपर देखेंगे, उसे सिंगल पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट के लिहाज से एसेस करेंगे।
और जब हम पास पेपर्स डिस्कस करेंगे तो हम इसको देखने के अलावा हम उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे, उनका स्पाइडर वेब भी क्रिएट करेंगे और कोशिश करेंगे हम हर जो है ऐसे के अंदर रिगार्डलेस हमने उसे प्रिपेयर किया है या हमने उसे प्रिपेयर नहीं किया, हम हर सूरत में उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बारे में उसके काबिल हो जाएं। CSVs के बारे में ये कहा जाता है कि दे आर जर्नलिस्ट, दे आर जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। मतलब ये है कि उनको तकरीबन हर चीज़ का कुछ ना कुछ पता होता है, ये CSPs के बारे में कहा जाता है। तो हम भी चूँकि हमारी वह बहुत ही डाइवर्स किस्म की रीडिंग होती है, हमने 12 पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना है, उसके अलावा हमने जनरल नॉलेज के लिए प्रिपेयर करना है, हमने MPT प्रोफिशेंसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है, जनरल एबिलिटी के लिए प्रिपेयर करना है, इस्लामियात के लिए प्रिपेयर करना है। तो घाट घाट का पानी तो हमने पी लिया है। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी ऐसे टॉपिक आए, कम से कम हम उससे टोटली अनफेमिलियर होने के बावजूद उसके बारे में कम से कम 200 वर्ड्स तो लिख ही लेंगे। बड़ा ऐसे जो हमें बहुत अच्छा आता है उसके ऊपर तो हम सोच सकते हैं 10,000 और 15,000 वर्ड्स लिख लें, मगर जो ज़रूरी मवाद है वो 300 वर्ड्स 400 वर्ड्स, इसलिए यहाँ पैराफ्रेजिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा आ जाती है। जो पैराफ्रेजिंग रेगुलरली कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि ऐसा टॉपिक आता है, आपको 10 टॉपिक्स में से कोई टॉपिक भी नहीं आता, आपको इन 10 टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक भी नहीं आता, अब क्या करेंगे? अब यहाँ ये करने की ज़रूरत पेश आएगी कि हमने अगर एक टॉपिक पे इम्प्रोवाइज़ किया है, मतलब हमें नहीं आता, हम उसे अटेम्प्ट करने लगे, इंट्रो लिख लिया है, हमने यहाँ पे इंट्रो लिख लिया है, इसका मतलब ये है कि हमने कम से कम 200 वर्ड्स लिख लिए हैं। इस इंट्रो को लिखने के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि ये इम्प्रोवाइज्ड जो ऐसे हमने इम्प्रोवाइजेशन हमने की है इस ऐसे के लिए, इसको हम इंट्रो को आगे पैराफ्रेज करते हुए 1000 वर्ड्स तक ले जाएं, और हो सकता है कि हम ओवर एंड अबव इसको 1500 वर्ड्स तक ले जाएं। मैं ऐसे CSPs को जानता हूँ, आप शायद अगर उसमें यकीन करना चाहें तो करें कि उन्होंने 2005 और 2006 की अटैम्प्ट्स जो हैं, जिस टाइम CSS जो है उसमें कैंडिडेट्स बहुत कम पास परसेंटेज जो है बहुत थोड़ी होती थी, अभी भी बहुत थोड़ी, उस टाइम भी बहुत थोड़ी थी, हमेशा से ऐसे ही है। उन्होंने सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ऐसे को अटैम्प्ट किया है, FDI इन पाकिस्तान, द प्लेयर्स ऑफ रीडिंग, दोनों सिंगल पॉइंट जो है टॉपिक्स हैं, इसको अटैम्प्ट किया है। और उनको सिर्फ इतना पता था कि पाकिस्तान में अगर FDI आई, या उनको ये भी नहीं पता फिगर्स कितनी हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, उन्हें सिर्फ ये पता है कि FDI अगर पाकिस्तान में आएगा तो एम्प्लॉयमेंट होगी। और अगर प्लेयर्स ऑफ रीडिंग में क्या है कि इससे आपको अनलॉक कर सकेंगे, अपनी अनलॉक पोटेंशियल कर सकते हैं अपनी। तो बेसिकली यहाँ ये चीज़ें आपको एग्जांपल के तौर पे बताने का मकसद ये है कि हो सकता है हमें वी आर हैविंग ऑप्शन चॉइस, हमारे पास किसी किस्म की चॉइस ना हो सकता है हमें 10 के 10 ऐसे जो हैं उनमें से एक ऐसे भी ना आता हो, हमें किसी एक सिंगल पॉइंट ऐसे का अमर मजबूरी जो है उस टाइम जो है इंतखाब करना पड़ जाए, तो वहाँ थोड़ा सा भी किसी चीज़ का पता होगा तो हम इस पोजीशन में होंगे कि हम उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान करके पैराफ्रेज करके उसे इतना एक्सपेंड कर लें कि हमारी ऐसा पूरा अटैम्प्ट हो जाए, एंड वी कैन इवन क्वालिफाई दैट, हम उसे पास भी कर जाएंगे। ये भी हमने कोशिश करनी है, हमने हर किस्म की इमरजेंसी सिनेरियो की प्रिपरेशन करनी है, हमने मल्टीपल ऐसे पॉइंट ऐसे को भी प्रिपेयर करना है, हमने सिंगल पॉइंट ऐसे को भी प्रिपेयर करना है, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम उसको भी कर लें ताकि हम पैराफ्रेजिंग वाली एक्सरसाइज को भी जानते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्सरसाइज को भी जान चुके होंगे उतने तक, और उसके अलावा हम आउटलाइन लिखना भी जानते हैं। जब हमने ये स्टेप्स अचीव कर लेने हैं, पैराफ्रेजिंग भी करना सीख ली, उसके अलावा हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना सीख ली, और उसके अलावा हमने जो है आउटलाइन बनाना भी सीख ली। इसका मतलब है आउटलाइन जब एक दफ़ा हमारी बन गई, वी ओनली नीड टू
आउटलाइन के बाद अब हमने आउटलाइन तो लिख लिया, अब हमने इसमें फ्लैश आउट करनी है डिटेल्स। तो यहाँ बताना ये ज़रूरी है कि हम अब तक अपने तमाम मेजर चीज़ों की प्रिपरेशन जो है, हम एक ब्लाइंड टॉपिक जो है, नैरो सिंगल पॉइंट, हम उसको भी CSS में अटेम्प्ट करके इस पोजीशन में आ सकते हैं कि हम उसे क्वालिफाई करके 40+ मार्क्स ले सकें। माइंडेड, वैसे 40 इज़ नॉट सेफ, हमें 50 के लिए एम करना है। और इसके बारे में इंशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि 40 इज़ नॉट सेफ बिकॉज जब ये एक जो है प्रोविंशियल एग्ज़ाम तो है नहीं, ये है फेडरल लेवल पे। तो बेसिकली ज़्यादातर जो आपको पता है पंजाब में कंपटीशन सबसे ज़्यादा होता है। तो कई दफ़ा होता है कि जो सिंध और बलूचिस्तान हैं या KP के, उनके स्टूडेंट्स को एट पार लेके आने के लिए, उनको बराबरी पे लेके आने के लिए, तो कई दफ़ा या तो मार्क्स इन्हांस किए जाते हैं या मार्क्स रिड्यूस किए जाते हैं। अगर इन्हांस किए गए हैं, आप 38 पे हैं और +5 हो गए तो आप 43 पे आ जाएंगे, ड्यू टू सिंध प्लस जो है बलूचिस्तान। मोस्ट प्रोबेबली KPK में भी अच्छा कंपटीशन है मगर पंजाब जितना नहीं है। यहाँ ये समझ लीजिएगा, प्लीज़ डोंट टेक मी एज बायस्ड। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि उधर स्टूडेंट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन CSS फ्रॉम पंजाब साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर। अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है वहाँ थोड़ा सा कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूट जो ये है सूबे, उनसे ज़्यादा है, क्योंकि 50% मेरिट तो वैसे भी पंजाब का ही है। और अगर इन केस मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं, आपके हैं 42 और -5 हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आप 37 पे आके अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाएंगे। तो बहरहाल ये एक ऑफ जो इस लेक्चर के अंदर ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जो आपको बतानी थी, ताकि आप जो हैं वो अपने बहुत विजिलेंट रहें कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक अनफेमिलियर है तो हमने इम्प्रोवाइज़ करना होगा सोल्यूशन, और उसके बाद हमने जब ये सारा कुछ सिलेक्ट कर लेना तो हमने टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कर देनी है। हम ब्रेनस्टॉर्मिंग को देखेंगे, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसके बाद आउटलाइन बनानी है एक डिस्क्रीट मैनर में, डिटेल्ड मैनर में। ये तकरीबन सिमिलर चीज़ें हैं, इसको देख लेते हैं। हम एक जो है पिछले 2022 के ऐसे टॉपिक्स हैं उनको ज़रा देखते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। हमें उनको इस स्केल पे देखना है कि ये क्या है, हमारे जहन में चेकलिस्ट के तौर पे करते रहना है। पहला टॉपिक है एन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। ये एक सिंगल टॉपिक है, एन एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ऑल्दो इट्स अ सिंगल पॉइंट बट इट स्टिल कंटेन्स मैनी थिंग्स। इसमें मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, लोकल लेवल पे भी आ सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी आ सकता है। हमने देखना है क्या हमें इसकी नॉलेज थोड़ा सा भी है, यस कर देंगे। क्या हमने प्रिपेयर किया है, नो। उसके बाद इसी को इसी तरह फॉलो करेंगे हम। आगे क्या है कि क्या ये सिंगल पॉइंट है, इधर यस। ब्रेनस्टॉर्मिंग इस पे की जा सकती है, यस। आउटलाइन लिखी जा सकती है, यस। सिलेक्ट दिस टॉपिक। ये वैसे एक पहला प्रोसीजर, ये इमीडिएटली ऐसे नहीं करना। इमीडिएटली क्या करना है कि हमने तमाम टॉपिक्स को देखना है, मगर मैं वैसे प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपने स्ट्रीक इस तरह फॉलो करनी है। बाकी 2 कॉलम्स अपीयर नहीं हो पा रहे थे और अनफॉर्चुनेटली इसलिए मैं कोट नहीं कर सका यहाँ। तो हमने ये सारे फैक्टर्स देखने हैं, हमने फेमिलियरिटी भी देखनी है, प्रिपेयर्ड भी देखनी है, सिंगल पॉइंट को भी देखना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग को भी देखना है, आउटलाइन को भी देखना है। लेट्स कम बैक टू दैट। सेकंड टॉपिक है कि डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इसके ऊपर डॉन के बेताश आर्टिकल्स आते रहे। फेमिलियरिटी, यस। प्रिपेयर्ड, यस। उसके बाद है ग्लोबल ट्रेड एंड पॉलिसीज़ ऑफ चाइना। फेमिलियरिटी, बिल्कुल हम इससे फेमिलियर हैं, हम उसको इससे इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, हम उसको नो कर देंगे। प्रिपेयर किया है हमने, डायरेक्टली इसको नहीं किया। उसके बाद है ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ये एक इंतहाई ब्रॉड और मल्टीपल पॉइंट टॉपिक है।
यस, हमने इसे फेमिलियर हैं। क्या हमने इसे प्रिपेयर किया हुआ है? यस, हमने इसे प्रिपेयर किया हुआ है अपनी स्टडीज़ के दरमियान। हो सकता है हमने ना किया हो, मगर मैं वैसे तौर पे एज्यूम कर रहा हूँ कि हम लोग अक्सर ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रिपेयर करते हैं करंट अफेयर्स में साइमल्टेनियसली। द कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म इन कॉन्टेम्प्रेरी वुमेंस राइट्स मूवमेंट। वुमेन राइट्स के ऊपर अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। हर साल इसका डे पाकिस्तान में मनाया जाता है और अवेयरनेस, उनकी पार्टिसिपेशन वुमेन की बहुत सोशल लाइफ में बढ़ गई है। क्या इससे हम फेमिलियर हैं? यस। प्रिपेयर्ड हैं? हो सकता है, बिल्कुल हमें होना चाहिए इसके ऊपर प्रिपेयर्ड। वर्ल्ड फूड सिस्टम्स, क्या हमें इससे फेमिलैरिटी है? नो। हमें वर्ल्ड फूड सिस्टम से हो सकता है फेमिलैरिटी हो सकता है ना हो। अगर हमारा एग्रीकल्चर साइंसेज से बैकग्राउंड है तो हमें डेफिनेटली होगा। अगर हम सोशल साइंसेज से हैं और हमने डॉन का येलो पेजेस या बिजनेस रिकॉर्डेड का हम जो इकोनॉमिक्स वाला पेज है, क्रॉप्स की डिटेल्स आती हैं, उसमें सीड से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे होते हैं, वाटर से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे होते हैं वर्ल्ड फूड सिस्टम्स के, क्या हमने उसको रेगुलरली फॉलो किया है? अगर किया है तो फ़ाइन, अगर नहीं किया तो हम उसको आगे नहीं करेंगे। यहाँ आज का लेक्चर एंड करते हैं, इंशाल्लाह इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर ऑफियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो अपना लेक्चर प्रिपेयर किया था वो था जो आपको जिसके बारे में आपको ब्रीफ दिया गया था वो था कि आपने ऐसे टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, और मैंने ये बताया था कि ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करना आपकी CSS के ऐसे किस अटैम्प्ट करने का सबसे अहम इशू है। एक चार्ट आपके सामने, एक टेबल अवेलेबल है और इस अवेलेबल टेबल के अंदर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। हमने लास्ट टाइम अब तक के जो लेक्चर्स हैं उसको जो डिस्कशन की थी उसमें हमने ये देखा था कि जब हमने ऐसे को सिलेक्ट करना है तो हमने देखना है कि क्या वो मल्टीपल पॉइंट है, क्या सिंगल पॉइंट है, क्या हमने पहले उससे कोई फेमिलैरिटी है, क्या हमने उससे पहले कभी प्रिपेयर किया है या नहीं किया। हमने ये मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इस पर गौर करना है। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। हमने लास्ट टाइम इसको देखा था, ये कैसे है। अगर ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स है तो हमें क्या पता है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स क्या होती हैं, डिजिटली कनेक्टेड मार्केट्स हैं या नहीं हैं, क्या मार्केट्स जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, क्या मार्केट्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट्स मल्टीनेशनल्स के थ्रू लिंक्ड हैं, क्या इंपोर्ट का मैकेनिज़्म है, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के साथ कैसे इंटीग्रेटेड है, IMF के साथ कैसे इंटीग्रेटेड है, उसके अलावा ग्लोबल लेवल के ऊपर मुख्तलिफ रॉ मटेरियल्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। ये तो नहीं है कि एक चॉकलेट जो है उसकी पाकिस्तान में जो है वो कैटेगराइजेशन और है, उसकी US में और है, उसकी अर्जेंटीना में कोई और है। ये बेसिकली और उसके अलावा न्यू लिबरल मॉडल जो है वो कौन सा मॉडल है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं या कोई भी फॉलो कर रहा है आजकल इकनॉमिक्स का। हमने इसमें टिक कर देना है, अपने जहन में रखना है कि क्या हम इससे फेमिलियर हैं, क्या हमने इसके ऊपर प्रिपरेशन की है, हमने ये मेंशन करना है। उसके बाद हमने देखना है कि अगला टॉपिक कौन सा है, डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। डॉन का एक एडिटोरियल भी अपीयर हो चुका है, डॉन में आर्टिकल भी लिखा जा चुका है, और क्या हम इससे फेमिलियर हैं? यस, वी आर फेमिलियर विद दैट। उसके अलावा उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ग्लोबल ट्रेड एंड पॉलिसीज़ ऑफ चाइना। हम हो सकता है इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ, मैंने इससे पहले भी थोड़ी सी डिस्कशन की है इसके बारे में। जब कभी ग्लोबल ट्रेड का जिक्र होगा तो हमें ये ज़रूर पता होगा कि इसमें IMF भी है, इसमें वर्ल्ड बैंक भी है, उसमें जो है टैरिफ्स भी हैं, इसमें कस्टम्स भी है, इसमें डिजिटल पेमेंट्स भी हैं, इसमें जो है क्रेडिट कार्ड्स भी हैं। बेसिकली ग्लोबल ट्रेड जो है, और उसके अलावा इसमें जो है वो मल्टीनेशनल जो ये है MNCs पूरी दुनिया के अंदर। एक स्टूडेंट्स आपको बात बता चलूँ, पूरी दुनिया में आधी से ज़्यादा जो ट्रेड है उसको हार्मोनाइज कराने वाली जो पॉलिसीज़ हैं वो तो एक तरह से जो है वो MNCs के पास है। MNCs का कितना इन्फ्लुएंस है मैं आपको ये बता सकता हूँ कि MNCs की वजह से, जैसे जस्ट कंसिडर द एग्जांपल ऑफ नेस्ले। आजकल मैं नेस्ले को देख रहा हूँ, नेस्ले की वर्ल्ड वाइड पेमेंट्स, उसकी रीजनल पेमेंट्स, उसकी सारी पेमेंट्स को रेगुलेट करने के लिए नेस्ले का हेडक्वार्टर है, और ये हेडक्वार्टर जो है वो पूरे तमाम रीजन्स और उसके अंडर जो कंट्रीज़ हैं उनको देख रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ मैं अख़ज़ करता हूँ वो ये है कि जब मैंने ग्लोबल ट्रेड की बात करनी है तो मैंने मल्टीनेशनल्स की बात भी करनी है, और उसके अलावा मैंने ग्लोबल ट्रेड के अंदर जब बात करनी है तो मैंने कम्युनिकेशन की बात करनी है।
उसके अलावा मैंने जो है एयरलाइंस की बात करनी है। उसके अलावा मैंने जो है एयरलाइंस के बाद मैंने ट्रांसपोर्ट की बात करनी है, मैंने फ्रेट की बात करनी है, मैंने मर्चेंडाइज की बात करनी है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि हमारे लिए बिल्कुल अनफेमिलियर टॉपिक ना हो सकता है ये हमारे लिए बहुत फेमिलियर हो, हमने इसको सर्कल कर लेना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। क्या हमें इसकी फेमिलियरिटी है? बिल्कुल हमें फेमिलियरिटी है। क्या हमने इसके बारे में प्रिपरेशन की है? यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। अगर यस है तो इससे अगला स्टेप की तरफ जाना चाहिए। फिर ये एक नैरो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक जो है, जो ग्लोबल ट्रेड एंड पॉलिसीज ऑफ चाइना, ये नैरो है मगर बहुत ज़्यादा नैरो नहीं है। इट्स ऑल्सो अ ब्रॉड टॉपिक, मगर हमें ये याद रखना चाहिए कि इसमें हमारा फोकस ज़्यादातर चाइना पे रहेगा। अब अभी तो हम इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज की तरफ के बारे में बात कर रहे थे। इमेजिनेशन जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज है। इसके बारे में हमारे जहन में कितने आइडियाज़ हैं, हम इसे कितने एंगल्स से प्रिपेयर कर सकते हैं, हमने इसके बारे में बताना है। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आ जाता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। क्या हमने इसके बारे में प्रिपरेशन की है? हम अपने करंट अफेयर्स में, हमें स्टूडेंट्स ये अब अंदाज़ा है जो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कि करंट अफेयर्स इज़ बेसिकली नाउ, करंट अफेयर्स इज़ जस्ट लाइक एन इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर। इसमें आपको न्यूक्लियर डेटन्स पे भी आएगा, आपको दुनिया भर के डिस्प्यूट्स पे भी आएगा, आपको ये भी आएगा कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर क्या इवेंट्स हो रहे हैं, और इसके अलावा जो है आपको पीस प्रोसेसेस पे आएगा, पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन, वर्ल्ड के साथ रिलेशन। पहले ये था कि करंट अफेयर्स जो है वो पाकिस्तान सेंट्रिक था, अब करंट अफेयर्स पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। आप समझिए कि वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन के अंदर कोई भी अगर इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कोई आर्टिकल आता है, माइंडेड दैट इट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। अगर कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्लाइमेट चेंज आ रहा है, आर्म्स कंट्रोल आ रहा है, दितांत आ रहा है, इंतांत आ रहा है, आपको कोल्ड वार से रिलेटेड कोई बात आ रही है, न्यू लिबरलिज्म पे कोई बात आ रही है, सोशलिज्म पे कोई बात आ रही है, आपको यूनाइटेड नेशंस के रोल के ऊपर कोई बात आ रही है, डोंट डिसमिस इट, डोंट डिस्काउंट इट, यू हैव टू प्रिपेयर दैट फॉर योर करंट अफेयर्स। यहाँ चूँकि बात हो रही है कि इस ऐसे टॉपिक को किस तरह देखा जाएगा, ये ऐसे टॉपिक प्योरली आपके करंट अफेयर्स के साथ डील कर रहा है, एंड इट इज़ वेरी ब्रॉड इन नेचर। क्या आपने आपको इससे फेमिलियर हैं? डेफिनेटली फेमिलियर है। क्या आप इसके ऊपर प्रिपेयर्ड हैं? डेफिनेटली आप इसके ऊपर प्रिपेयर्ड हैं। उसके अलावा फिर हम पाकिस्तान के सिनेरियो को जानते हैं। पाकिस्तान एक पैट्रियार्की सोसाइटी है। अगला ऐसे है, द कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म इन कंटेम्प्रेरी वुमेंस राइट्स मूवमेंट। हमने एक दफ़ा बैठ के इसको बड़े गौर से समझना है। हम जब पास पेपर्स का एनालाइज करेंगे तब हम और डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। हम इनकी जो है आउटलाइंस को भी देखेंगे, हम इनके थॉट्स को भी देखेंगे, हम कोशिश करेंगे कुछ थीसिस स्टेटमेंट्स भी ज़रूर लिखें। मगर यहाँ जो है इसको अगर देखने का मतलब, कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं फेमिनिज्म के अंदर, और उसके ऊपर ये ऐसे है, द कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स राइट मूवमेंट। क्या हमने उनको प्रिपेयर किया है? हो सकता है हमने प्रिपेयर किया, हमें यस लिख देना है। क्या हम उस पर प्रिपेयर्ड हैं? वी मे बी प्रिपेयर्ड अबाउट ऑन दैट। हमने इस ऐसे को, ये एक थोड़ा नैरो सा टॉपिक है, मगर फिर भी अगर ये आपने अच्छी वेल प्रिपेयर किया हुआ है तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इसको जस्टिफाई करें। ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है। यहाँ जो है इसके अंदर ज़्यादातर आप आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको भी देखना चाहें, जो पहला है ये आपका बेसिकली एक्सपोजिशन है, आपने इसे एक्सप्लेन करना है। ये दूसरे वाला जो है ये आपका जो है एक्सपोजिशन भी है, और इसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत आप इसमें जो है नरेशन भी लेके आ सकते हैं, या आप इसमें डिस्क्रिप्शन भी लेके आ सकते हैं। ये आपका ग्लोबल ट्रेड एंड पॉलिटिक्स, ये भी आपका एक्सपोजिशन है।
मगर ये मैंने आपको पहले कहा था कि बहुत वाटर टाइट कंडीशन नहीं है कि एक टॉपिक प्योरली जो है वो एक्सपोजिशन है या आर्गुमेंटेटिव है। यहाँ आप मुख्तलिफ टेक्निक्स आर्गुमेंटेटिव की, एक्सपोजिशन की, इनमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है वर्ल्ड फूड सिस्टम्स। हमने इसको हाईलाइट कर लेना है। द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्या हमने इसके ऊपर फेमिलियर हैं, हमने ये मेंशन कर देना है। क्या हम इस पे प्रिपेयर्ड हैं, हो सकता है हम इस पे प्रिपेयर्ड ना हो। अगर हम रेगुलरली डॉन का एडिटोरियल मतलब डॉन का येलो पेज पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि एक वर्ल्ड फूड सिस्टम्स क्या हैं। मैंने शुरू में आपको जिस तरह बताया कि CSP वो होता है जिसे कम से कम हर चीज़ के थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पता होता है। तो यहाँ भी हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है वर्ल्ड फूड सिस्टम्स। वर्ल्ड फूड सिस्टम्स में क्या कुछ आ जाता है, इसमें फर्टिलाइज़र है, उसमें सीड्स हैं, वाटर है, रिसर्च है, पेस्टिसाइड्स है, उसके अलावा इक्विपमेंट है, फार्म इक्विपमेंट, टेक्निक्स हैं, उसके अलावा जो है नेचर ऑफ क्रॉप्स हैं। मतलब ये चीज़ें अगर आपको ऑलरेडी आइडिया है, उनसे फेमिलियरिटी है, तो आप उसको मज़ीद उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप इससे फेमिलियर नहीं है तो आपको इसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ये भी एक बहुत नैरो टॉपिक है। मैं इनकरेज आपको बिल्कुल नहीं करूँगा कि बहुत नैरो और इस तरह के साइंटिफिक टॉपिक की तरफ आप अनप्रिपेयर्ड होके जाएं। अगर आपकी बहुत मजबूरी है, अगर आप समझते हैं कि यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस, देन गो फॉर दिस टॉपिक, अदरवाइज यू डोंट नीड टू अटेम्प्ट दिस टॉपिक। उसके बाद है इज़ देयर सच अ थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म। इसका क्वेश्चन का इस ऐसे प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि वो पूछ रहे हैं कि क्या लोग एथिकली भी कंज्यूम करते हैं। क्या वो ये सोचते हैं कि हमें इस चीज़ को अगर कंज्यूम करेंगे, तो फ़र्ज़ करें अगर हम मीट कंज्यूम कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डेवलप होती है, हमें ज़्यादा मीट को नहीं खाना चाहिए, हमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ का एनिमल्स रिड्यूस करने चाहिए। जब नंबर ऑफ़ एनिमल्स रिड्यूस होंगे तो आपकी मीथेन इमिशन रिड्यूस होगी। जब आपकी मीथेन इमिशन रिड्यूस होगी तो आपकी कार्बन मतलब आपकी ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस होगी। जब ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस होगी तो आपकी वार्मिंग रिड्यूस होगी। ये आपके उसके अलावा फिर आपने ये भी एथिकल कंज्यूमरिज्म में बताना है कि आपने कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जो कि प्लास्टिक्स के, ये कहता है, या सिंथेटिक फूड से बनते हैं। आपने ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं जिनकी पैकेजिंग के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है प्लास्टिक्स यूज़ होते हैं। आपने पेपर के जो यूजेज है उसे अवॉइड करना है या नहीं करना। आपने कोशिश करनी है कि किन जगहों के पर आप जो हैं वॉलंटरी तौर पे शुगर को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली, क्या आप इस पे प्रिपेयर्ड हैं? यू कैन राइट येस और नो। ये एक आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है। और आप इसमें चाहें तो नरेशन भी लेके आ सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, मगर ये नैरो टॉपिक है। उसके बाद आपके पास एक और अलहदा टॉपिक आ जाता है और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। आपने देखना है कि आपके मुल्क में ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कैसी है। आपने अपने मुल्क के लिहाज से भी देख सकते हैं, इसे ग्लोबली भी देख सकते हैं। ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। क्या आप इस पर फेमिलियर हैं? मोस्ट प्रॉबेबली आप इस पर फेमिलियर हैं। क्या आप इस पर प्रिपेयर्ड हैं? बिल्कुल प्रिपेयर्ड होंगे। उसके बाद आखिरी टॉपिक है हाउ इज़ टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप बाय द मास मीडिया। हमने टेररिज्म के बारे में देखना है कि उसके बारे में परसेप्शन कैसे शेप की जा सकती है। और इसमें यहाँ तक इसको पढ़ के ना मुझे लगता है कि किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ये पूरा टेररिज्म का जो है ये ऐसे आया। मुझे इससे एक पैरेलल टॉपिक मिलता है जो कि 2003 या 4 के पेपर में आया था CSS के, द एंड ऑफ चीप ऑयल। अब इसको पढ़ के, इस टॉपिक को पढ़ के ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये समझे थे कि भाई ये जनाब जी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये जो चीप ऑयल है जो $100 पर बैरल पे मिल रहा है वो अब नहीं मिलेगा, वो अब मिलेगा $150 पर बैरल पे। ठीक है,
तो कुछ स्टूडेंट्स का ये ख्याल था, मगर बेसिकली ख़ास कॉन्टेक्स्ट में आया था। ये बेसिकली इराक इन्वेजन के कॉन्टेक्स्ट में आया था कि अमेरिका ने इराक की इन्वेजन की ही इस वजह से है कि वो चीप ऑयल की तरफ आए। तो ये जो एंड है बेसिकली ये इराक है। तो मुझे यहाँ इस ऐसे प्रॉम्प्ट को पढ़ के ये समझ लगी है कि ये जो टेररिज्म वाला जो फिनोमेना है, हाउ इज़ टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय द मास मीडिया, ये किसी स्पेसिफिक कंसर्न को आंसर करने के लिए, हाउ इज़ टेररिज्म, कि टेररिज्म और उसकी परसेप्शन। अब टेररिज्म और परसेप्शन ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टेररिज्म होना मुल्क में और उसकी परसेप्शन होना, ये कैसे, इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी फिट किया जा सकता है। कितने हद तक हम इस पर प्रिपेयर्ड हैं। आमिर राना एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं जो कि रेगुलरली डॉन में इसके बारे में लिखते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ एम्बेसडर्स भी इसके बारे में लिखते हैं। हमें ये एक अच्छी अटैम्प्ट इस ऐसे की तभी हो सकेगी जब हमने इसके ऊपर एक दो रिसर्च पेपर्स भी पढ़े हुए होंगे, या कम से कम उनकी जो है एग्जेक्टिव समरी से हम बहुत अच्छी तरीके से जो है अवेयर होंगे। 3-4 हमने एग्जेक्टिव समरीज पढ़ी हुई हों या आर्टिकल्स पढ़ी हों डिटेल्ड, और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम इसकी तरफ आ सकेंगे। इट्स अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक, हमने इसको जस्टिफाई करना है। मैं इनकरेज अभी भी करूँगा कि इफ़ यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस एट ऑल देन यू शुड कम टूवर्ड्स दैट। अगर आपके पास चॉइस हो, आप जो है इस ऐसे को अटैम्प्ट करें, आप इस स्टेप ऐसे को अटैम्प्ट करें, और आप इस ह्यूमन डेवलपमेंट वाले ऐसे को करें, कि ये भी एक बहुत जो है कहता है ब्रॉड टॉपिक है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। आप इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपने इसमें ये भी बयान करना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है। जब ह्यूमन डेवलपमेंट होती है तो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो पहले विच प्रीसीड्स फर्स्ट, इट्स अ क्लासिक चिकन एंड एग इशू कि विच वन कम्स फर्स्ट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पहले आती है या ह्यूमन डेवलपमेंट आती है। मगर ये है कि जैसे जैसे आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना शुरू करेंगे तो यू आर गोइंग टू गो मूव टुवर्ड्स इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। इफ़ आई वर इन योर प्लेस तो मैं सबसे पहले ये वाला ऐसे अटैम्प्ट करता, ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकंड नंबर पे ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस को करता, और उसके अलावा मैं फिर थर्ड चॉइस पे इसको करता। ऑल्दो आई हैव नो इशू विद दिस वन, मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट लाइक दिस वन। उसके अलावा मुझे कंट्रोवर्शियल ये भी मुझे आई एम फेयरली कंफर्टेबल, मैं इसमें भी कंफर्टेबल हूँ। उसके अलावा मैं इसको अटैम्प्ट नहीं करूँगा, नॉट बिकॉज आई डोंट नो दैट। यहाँ ये प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड की एक और डिबेट से आगे चलते हुए ये बात भी बताना ज़रूरी है। यहाँ ये बताने का मकसद हरगिज़ नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल अटैम्प्ट करना चाहता ही नहीं। मैं नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास कुछ रीजंस हैं, उसमें से एक फेमिलियरिटी है, प्रिपेयर्डनेस है, और उसके अलावा कुछ और रीजंस हैं। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ तक तो ये देखा फेमिलियरिटी का और प्रिपेयर्डनेस का। उसके बाद हमने देखना है कि क्या ये सिंगल पॉइंट ऐसे है, ये भी सिंगल पॉइंट है, एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। डिजिटल डेमोक्रेसी सिंगल पॉइंट का है। ग्लोबल ट्रेड एंड पॉलिसीज ऑफ चाइना टू अ सर्टेन एक्सटेंड ये भी सिंगल पॉइंट ऐसे है। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज सिंगल पॉइंट है। ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ये एक मल्टीपल पॉइंट है से है। The controversial issues of feminism in the contemporary women's rights movements ये भी मल्टीपल पॉइंट इशू है। वर्ल्ड फूड सिस्टम्स ये भी आपका एक नैरो टॉपिक है। इज सच अ थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म सिंगल पॉइंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी ये भी सिंगल पॉइंट एक आपका टॉपिक है, बाकी नहीं मल्टीपल सॉरी फॉरगिव मी फॉर दिस मिस्टेक। उसके बाद है हाउ इज टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय द मास मीडिया, ये भी आपका सिंगल पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग आसान है या मुश्किल है। हमने एक टॉपिक को प्रिपेयर किया हुआ है, हम उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ों का उसके ऊपर पता है, आउटलाइन बना लेंगे ड्रॉ कर लेंगे उसको। डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, थोड़ा मुश्किल है मगर स्टिल वी कैन डू दैट। आउटलाइन लिख लेंगे, नो। यहाँ इसका मतलब ये है ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर नो है तो इसका मतलब आउटलाइन भी हम नो ही लेके आएंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारे लिए नो है, ग्लोबल ट्रेड एंड पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ चाइना, आउटलाइन भी नो, इसका मतलब है हम इस ऐसे को अटैम्प्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली आप इसमें देख लें इमेजिनेशन, जहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग नो है इसका मतलब है हम उस ऐसे को नो करेंगे।
उसके अलावा आप जहाँ कहीं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग यस आएगी वहाँ आपको आउटलाइन भी यस आएगी शो। इसी तरह हमने वर्ल्ड फूड सिस्टम, ब्रेनस्टॉर्मिंग नो, आउटलाइन भी नो। इज देयर सच अ थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म, ब्रेनस्टॉर्मिंग नो, और उसके बाद जो है आउटलाइन भी नो है। यहाँ ये सारी जो आपसे मैं मुख्तलिफ रीजंस डिस्कस किए हैं, सिंगल पॉइंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आउटलाइन, ये एक्सक्लूसिव टू मी हैं। आपने पेपर जब अटैम्प्ट करना है, यू हैव टू डू इट विद योर ओन स्टाइल, इन योर ओन मैनर। हो सकता है कि जिन चीज़ों के ऊपर मैं सिंगल पॉइंट कह रहा हूँ वो आपको सिंगल पॉइंट जो है ऐसे ज़्यादा अपील करें। क्यों? सिंगल पॉइंट एसेस के बारे में मैंने आपको ये बताया कि मैंने तीनों अटैम्प्ट्स में, पहली अटैम्प्ट में मल्टीपल पॉइंट किया, दूसरी दोनों अटैम्प्ट्स में मैंने सिंगल पॉइंट ऐसे किया। क्यों किया, या क्या वजह है कि मैं कहूँगा कि यार अगर आप करेंगे तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, मुझे नहीं, आई डोंट माइंड यू डूइंग दैट, आई वांट यू टू डू इट इन अ वेरी गुड मैनर, and you should be coming up with more and more reasons, whether you go for the multiple point or whether you go for the single point. The comfort should be that if you are having more reasons, which obviously एक आपको multiple point देता है, तो वहाँ चले जाना चाहिए। मगर कुछ स्टूडेंट्स को ये भी आर्ग्यूमेंट होता है कि सर जो मल्टीपल पॉइंट की बजाय जो सिंगल पॉइंट है उसमें हमारे पास रीजंस तो सिर्फ 3 है, मगर हम इसमें जो है सॉरी यहाँ ये 3 पॉइंट्स जो है इसमें हम इनसे बाहर नहीं जाएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डिग्रेस और वी वोंट बी लॉस्ट। वो कहते हैं कि ये मल्टीपल का हमें क्या फ़ायदा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें तो कोई 11 के करीब सर पॉइंट्स हैं, और वो कहते हैं कि हम इन 11 पॉइंट्स के साथ जस्टिस नहीं कर सकते, हम इनको एडिक्वेटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हम एक्सप्लेन करेंगे सर 3 पॉइंट्स को नैरो टॉपिक में। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे करेंगे, वो कहेंगे सर, वो कहते हैं कि सर देखें, अगर हमने उसकी वो एक और आगे चल के मिसाल देते हैं मज़ीद, वो कहते हैं कि लेट्स सर देखें, वो कहते हैं कि सर ये 3 पॉइंट्स हैं नैरो ऐसे में, सॉरी इधर थोड़ा स्पेस नहीं है तो इस वजह से मैं आपको इस तरह लिख रहा हूँ, आप इसको इग्नोर कर दें। वो कहते हैं ये नैरो पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3, हम इस ऐसे को प्रॉब्लम्स में क्रिएट कर देंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं इसके, और इनके 1 2 3 सॉल्यूशन, ये 3 सॉल्यूशंस हैं इसके, या इसके 4 सॉल्यूशंस हैं। उनका कहने का मतलब है कि हम पहले प्रॉब्लम्स मेंशन कर देंगे, फिर सॉल्यूशन मेंशन कर देंगे, एक ये स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है। वो कहते हैं हमारे पास तो 6 पॉइंट्स हैं सर, हम जो हैं वो डिग्रेस नहीं करेंगे या लॉस्ट नहीं हो जाएंगे। वो कहते हैं कि सर हमारे लिए जो मल्टीपल पॉइंट है टॉपिक है वो अपीलिंग नहीं है। क्यों? वो कहते हैं कि सर अगर हमारे पास 11 या 12 के करीब टॉपिक्स होंगे तो हम उनके 12 के 12 कॉजेज़ कैसे लिखेंगे या फैक्ट्स कैसे लिखेंगे या क्या। वो कहते हैं ये 11 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये है ब्रॉड टॉपिक या मल्टी पॉइंट टॉपिक। वो कहते हैं कि ये 12 प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं। अब हमने इसके 12 हमसे हो सकता है हम काउंट ना कर सकें, हमारा मतलब वो कहते हैं कि हम हो सकते हैं इसको इनकम्पास ही ना कर सकें, इसको डिटेल सारी इतनी सारी डिटेल जो है हम सर इसको जो है समेट ही ना सकें, हम इसको एक्सप्लेन ही ना कर सकें। तो बेसिकली देयर इज़ नो सिंगल आर्गुमेंट दैट कैन गिव यू अ विन विन सिचुएशन। मगर अभी भी कहने का मतलब ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट इफ़ यू आर गेटिंग कंफर्टेबल इनटू दिस एरिया और द अदर एरिया, मेन फोकस शुड बी दैट अपने ये भी जहन में रखना है कि यू आर नॉट गोइंग टू स्टम्बल,
यू आर नॉट गोइंग टू गो एस्ट्रे, यू हैव टू फॉलो द आउटलाइन। और यहाँ मैं इस स्टूडेंट के एक आर्गूमेंट से एग्री नहीं करता कि हमें नैरो पॉइंट के अंदर जो है हम ज़्यादा उसे अच्छी तरीके से समेट सकेंगे। देखें, आपने जो भी लिखना है वो अपने आउटलाइन के मुताबिक लिखना है। अगर आउटलाइन में आपके 25 आइडियाज़ हैं तो आपने 25 आइडियाज़ को एलेबोरेट करना है। और ये फिर आपकी स्किल है कि आपने ये जो 1 से लेकर 25 तक आइडियाज़ मेंशन किए हैं, आपने इनकी पैराग्राफिंग इस तरह से करनी है कि आप इनके तमाम इश्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकें। ये प्रॉब्लम्स हो गए, ये सॉल्यूशंस हो गए। और अगर इस फॉर्म में आप इसको नहीं लिखते कॉज और इफेक्ट के अंदर, तो आपने कम से कम 25 पैराग्राफ या 10 पैराग्राफ तो लिखने ही लिखने। आपने इधर 10 पैराग्राफ लिखने हैं और आपने इसके अंदर जो है ये 10 मुख्तलिफ आइडियाज़ या आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं। तो यहाँ से तो आपको मैं अगर आप रिकाउंट करूँ कि मैंने मल्टीपल पॉइंट्स से रिलेटेड भी आपको बताया है, मैंने आपको सिंगल पॉइंट्स के भी बेनिफिट बताया है, मैंने स्टूडेंट्स का ये कंसर्न भी बताया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मल्टीपल की तरफ क्यों कई दफ़ा जाना चाहते हैं और मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ। अदर दैन दैट मैंने आपको ये भी बताया कि स्टूडेंट्स का ये कंसर्न भी है कि हम सिंगल पॉइंट की तरफ क्यों जाना चाहते हैं, हम उधर ज़्यादा फोकस रहते हैं, हम ज़्यादा उधर कहते ना कंफर्टेबल रहते हैं। मल्टीपल के अंदर हम जो है हमारा फोकस लूज़ हो रहा होता है और उस फोकस को लूज़ होने की वजह से हमें वी जस्ट फील दैट आवर एंटायर एसे प्रेपरेशन और एफर्ट इज़ जस्ट टेपरिंग ऑफ। तो ये भी एक इशू है स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो है ये बताने का मकसद ये है कि हमारे लिए इन चीज़ों को, मल्टीपल पॉइंट ऐसे को, सिंगल पॉइंट ऐसे को, इनसे भी ऊपर जो चीज़ें हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द ऐसे टॉपिक, उसके बाद सही ब्रेनस्टॉर्मिंग उसके ऊपर करना, और उससे बाद ये सेकेंडरी है कि मल्टीपल है या नहीं। मल्टीपल में भी आपने गौर करना है, मगर वो भी आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट है कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, अपनी आउटलाइन लिखनी है। हमने एक लेक्चर जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग पे बड़ा डिटेल में देखना है, और एक नहीं, हमने 10 एसेस, 15 एसेस, 20 एसेस को देखना है। यहाँ आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह ब्रेनस्टॉर्मिंग का होगा, और सिलेक्शन ऑफ द ऐसे टॉपिक है, हम इसको एक दफ़ा नहीं, इसको आइंदा भी अपने पास पेपर्स के साथ लिंक करके इसको प्रिपेयर करेंगे। आई होप कि यहाँ तक के लिए आपको अभी कोई इशू नहीं आया होगा। कोई इशू हो तो आप लोगों ने यू हैव टू गेट बैक टू मी। थैंक यू वेरी मच।